भारत के राष्ट्रपति, ये पद हमारे लोकतंत्र में एक बहुत ही खास जगह रखता है ना। पर आखिर इस पद का असली मतलब क्या है? चलिए आज जरा गहराई में उतरते हैं और इसके प्रतीक और इसकी असली शक्ति दोनों को समझते हैं। हम सबने ये तो सुना ही है कि राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। पर कभी सोचा है कि इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक फैंसी टाइटल है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा संवैधानिक मतलब भी छुपा हुआ है? देखिए, हमारा संविधान राष्ट्रपति को राज्य का प्रमुख या हेड ऑफ स्टेट कहता है। मतलब वो देश के फॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव हैं और इसी वजह से उन्हें भारत का प्रथम नागरिक का ये सिंबॉलिक टाइटल मिला है, क्योंकि वो किसी एक सरकार के नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं। और हाँ, ये भूमिका सरकार के प्रमुख यानी प्रधानमंत्री से बिल्कुल अलग है। तो चलिए पहले इसी सिंबॉलिक रोल को समझते हैं, भारत के प्रथम नागरिक। इसका सबसे बड़ा मतलब ये है कि राष्ट्रपति का पद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर है। वो पूरे देश की एकता, अखंडता और एकजुटता के प्रतीक हैं। सच तो ये है कि जब हम राष्ट्रपति का जिक्र करते हैं तो हम असल में पूरे रिपब्लिक ऑफ इंडिया की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई पद की सिंबॉलिक वैल्यू। पर सवाल ये उठता है कि आखिर कोई इस सबसे ऊंचे पद तक पहुंचता कैसे है? तो कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनता कैसे है? क्या इसके लिए भी वैसे ही चुनाव होते हैं जैसे हम आम चुनावों में देखते हैं? नहीं, प्रक्रिया थोड़ी अलग है। सबसे पहले तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, और शर्तें आप देखिए बहुत सीधी और बुनियादी हैं। पहली, भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरी, उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। और तीसरी, वो लोकसभा सदस्य के रूप में चुनाव के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। अब आते हैं चुनाव प्रक्रिया पर, जो कि एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इसे आसान भाषा में समझें तो 3 मुख्य स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमारे सांसद यानी एमपीज और विधायक यानी एमएलएज ये सब मिलकर एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। फिर हर वोट की एक वैल्यू तय की जाती है ताकि राज्यों और केंद्र के बीच एक बैलेंस बना रहे। और आखिर में जो उम्मीदवार वोटों का एक जरूरी कोटा हासिल कर लेता है उसे ही विजेता घोषित कर दिया जाता है। और एक बार चुने जाने पर राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है पूरे 5 साल का। ये देश के सबसे बड़े पद पर एक तरह की स्टेबिलिटी लाता है। चलिए अब बात करते हैं इस पद की शक्तियों की, वो पावर्स जो ये साबित करती हैं कि राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक सिंबॉलिक रोल नहीं है। सबसे पहले आती हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स। आपको पता है देश की सरकार असल में राष्ट्रपति के नाम पर ही चलती है। प्रधानमंत्री हो, उनकी मंत्री परिषद हो, राज्यों के गवर्नर हो या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, इन सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। फिर आती हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। संसद का सत्र बुलाने का काम राष्ट्रपति का है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत न हो। मतलब हर कानून पर उनकी आखिरी मोहर जरूरी है। इसके अलावा राष्ट्रपति हमारी तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं। जी हाँ, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के। देश में युद्ध की घोषणा हो या शांति की, सब कुछ उन्हीं के नाम पर किया जाता है। और जुडिशियल पावर्स में सबसे बड़ी शक्ति है क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति के पास किसी भी दोषी की सजा को माफ करने या कम करने का अधिकार होता है। ये हमारे जस्टिस सिस्टम में एक तरह का आखिरी सहारा है। अच्छा, इतनी सारी शक्तियां सुनकर तो लगता है कि राष्ट्रपति का पद बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। पर कहानी में एक ट्विस्ट है, और वो है इन शक्तियों पर लगी लगाम, यानी चेक्स एंड बैलेंसेस। तो सवाल ये उठता है कि क्या राष्ट्रपति की ये सारी शक्तियां एब्सोल्यूट हैं? क्या वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। और यहाँ आता है हमारे संविधान का सबसे जरूरी नियम। राष्ट्रपति अपनी लगभग सभी शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं, और ये सलाह उन पर बाइंडिंग होती है, यानी इसे मानना जरूरी होता है। इसे ऐसे समझिए, हर पावर के साथ एक चेक जुड़ा हुआ है। जैसे राष्ट्रपति इमरजेंसी की घोषणा तभी कर सकते हैं जब कैबिनेट उन्हें ऐसा करने की सलाह दे। किसी गवर्नर को नियुक्त करना हो तो ये भी प्रधानमंत्री की सलाह पर ही होता है। हाँ, एक जगह थोड़ी गुंजाइश है, वो किसी बिल को एक बार फिर से सोचने के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं। लेकिन अगर वो बिल दोबारा उनके पास आता है तो उन्हें उस पर साइन करना ही पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कैसे हर शक्ति को बैलेंस किया गया है। और फिर आता है सबसे बड़ा चेक, महाभियोग यानी
इम्पीचमेंट। जी हाँ, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया भी जा सकता है, लेकिन इसका सिर्फ एक ही आधार है, संविधान का उल्लंघन। और ये प्रक्रिया जानबूझकर बहुत मुश्किल बनाई गई है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। तो अब तक हमने इस पद के दो पहलू देखे। एक तरफ है प्रतीक और सम्मान और दूसरी तरफ है शक्तियां और उन पर लगी लगाम। तो आखिर में ये दोनों चीजें मिलकर क्या तस्वीर बनाती है? अगर राष्ट्रपति के पद के पूरे सार को एक लाइन में कहना हो तो वो है संविधान का संरक्षक, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उनका सबसे बड़ा कर्तव्य यही देखना है कि देश का शासन संविधान के हिसाब से ही चले। और पता है, ये भूमिका सबसे ज्यादा अहम कब हो जाती है? जब देश में कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो। मान लीजिए चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला या कोई राजनीतिक संकट आ गया। ऐसे मुश्किल समय में राष्ट्रपति की एक नॉन पार्टिसन यानी गैर पक्षपातपूर्ण संवैधानिक हेड के तौर पर भूमिका बहुत क्रिटिकल हो जाती है। वो देश के लिए एक स्टेबलाइजिंग फोर्स की तरह काम करते हैं। तो क्या राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है? बिल्कुल नहीं। ये पद असल में सिंबल और सब्सटेंस यानी प्रतीक और वास्तविकता के बीच का एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। एक ऐसा संतुलन जो हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूती देता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक संवैधानिक जरूरत है या फिर ये हमारे गणतंत्र की आत्मा का प्रतीक है?